बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। ये आपने गौर से सुनना है वीलॉग। तो आसिम मुनीर साहब को ये समझ आ गई कि ये लोग किसी के भी सगे नहीं है, जिस दिन मेरी वर्दी उतरेगी ये मेरी भी बैंड बजा देंगे। इमरान खान का खौफ तो उनको है ही, उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि इमरान खान का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है, प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, मुल्क चल ही नहीं रहा। अगर मुल्क को चलाना है, सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है तो इमरान खान को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जेल से बाहर निकलकर रेलिवेंट हो जाता है और इक्तदार में आ जाता है तो मेरी तो ऐसी तैसी फिर जाएगी, क्योंकि हमने तो वो सारा काम कर दिया हुआ है जो जिसकी आइन और कानून इजाजत ही नहीं देता। लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए इस्तिस्ना ले लो। तो ऐसा नहीं है कि खाली इमरान खान से बचना है, इमरान खान तो आ रहा है और उसने तो आना है, और वो इसलिए आना है, आज नहीं कल नहीं साल नहीं, जी कितनी देर रोक लेंगे, मुल्क में इस्तेहकाम ही नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली तो इमरान खान को बाहर आना है, तो इमरान खान बाहर आएगा तो उसको इक्तदार मिल जाएगा, ये ऑब्वियस है। बस सिर्फ कोशिश ये करनी है कि उसको 2/3 अक्सरियत ना मिले, क्योंकि अगर उसको 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो वो आईनी तरमीम नहीं कर सकेगा और फील्ड मार्शल अपनी जिंदगी में एंजॉय करेंगे और वो सऊदीया में एक नए ओहदे के ऊपर जा भी सकते हैं। तो एक तो PMLN और पीपल्स पार्टी का उन्हें पता है कि ये बड़े बदीद लोग हैं, ये जैसे ही मैं ओहदे से उतरूंगा ये मेरी ऐसी तैसी फेर देंगे, लिहाजा मैं ओहदे से उतरता ही नहीं और मैं अपनी इम्यूनिटी ले लेता हूं, इस्तिस्ना ले लेता हूं। और दूसरा उन्होंने ये किया कि इमरान खान से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर ली। इसको और सिंपल कर लें, इमरान खान की जलगार हो रही है, वो जेल से बैठकर आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज करार दे चुके हैं। अब इमरान खान जिस आदमी को जो कहते हैं ना लोग, उसको वो इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं, उसकी हरकतों सकनात पे नजर रखना शुरू हो जाते हैं कि यार ये ज़हनी मरीज वाकई तो नहीं है। शहबाज शरीफ को अर्दली जब से कहा है वो तब से अर्दली लगना शुरू हो गए हैं। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि मेरे अपने दिमाग में एक इमेज बन गया कि यार वाकई ये हरकतें तो वही हैं। तो अब ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कह दिया। प्रेशर तो इमरान खान साहब ने जेल से दबा के डाला हुआ है आसिम मुनीर साहब के ऊपर, और उन्हें नजर भी आ रहा है कि इसको मैं कब तक आखिर रोकूंगा। तो एक तो वो खतरा है, और ये खतरा ना PMLN के कुछ टाउट्स और कुछ टाउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और कुछ PMLN के अपने लोग भी हैं, और वो अपने मुंह से बरमला अब ये कहना शुरू हो गए। उनके ट्वीट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर, उनके स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। नजम सिटी का ऐसा ही स्टेटमेंट है कि एक्चुअली ये आसिम मुनीर साहब ने अपनी मुस्तकबिल की प्रोटेक्शन हासिल की है जिस वक्त इमरान खान साहब इक्तदार में आ जाएंगे, क्योंकि सारे डराते थे ना कि इमरान खान आ गया तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, तो आपको नहीं छोड़ेगा, तो उसको नहीं छोड़ेगा। हालांकि इमरान खान ने कहा भी कि मैंने किसी से बदला नहीं लेना, मैं अपने मुल्क की खातिर बात करना चाहता हूं। लेकिन ये सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब जिसके दिल में चोर हो वो डरता ही है ना, हर आदमी तो नहीं डरता। मैं एक मीटिंग में था कल, जर्मनी में आया हुआ था फ्रैंकफर्ट में, तो वहां पे बहुत सारे लोग थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप में से किसी को इस्तिस्ना चाहिए? तो पूरे हॉल ने कहा नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने कहा हमने कुछ किया ही नहीं, हमारे दिल में चोर है ही नहीं, हमें क्यों इस्तिस्ना चाहिए होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूं। बेटी के लिए इस्तिस्ना नहीं था। तो जब इन लोगों के लिए, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए इस्तिस्ना नहीं था, तो ये किस खेत की मूली है जो लोग इस्तिस्ना ले लेते हैं और लगे हाथों सारे इसके अंदर अपने हाथ धोते हैं। अभी पता चला है कि तजवीज आई है कि जो सदर पाकिस्तान है, वो जो एक दफा सदर बन गया उसको ता हयात इस्तिस्ना दे दिया जाए, यानी उसके ऊपर पूरी जिंदगी में फिर कोई केस नहीं बनेगा, और इसका अब इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद कर दिया जाए। वजीर आजम के बारे में भी यही तजवीज आई कि वजीर आजम को भी इस्तिस्ना दे दें। वजीर आजम अपने ओहदे से फारिग भी हो जाए तो बाकी जिंदगी कुछ भी करता रहे, उसको इस्तिस्ना जनाब को कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई इसके ऊपर केस नहीं बना सकता। ये होता है कोई दुनिया में? हमें सुनाते हैं कुरान पाक की आयतें, अपने लिए इनको आईनी दीवार चाहिए और अपने लिए इनको प्रोटेक्शन चाहिए। यानी हम गरीब पाकिस्तानियों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुरान पाक की आयात और उनका तर्जमा है जो अपनी मर्जी के मुताबिक वक्तन फवक्तन निकाल के अपनी जरूरत के मुताबिक कौम को सुना दिया जाता है, और अपने लिए इनको जरा भी तवक्कल नहीं है, इनको इस्तिस्ना चाहिए। भाई दूसरी सांस किसी ने नहीं देखी, कल किसी ने नहीं देखा, आप इस्तिस्ना के पीछे भाग रहे हैं। हमारे किसी खुलफाए राशिदीन में से, इस्लाम के बड़े बड़े जर्नैलों में से किसी ने कभी इस्तिस्ना लिया नहीं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को इस्तिस्ना चाहिए कि उन्हें डर है। और ये PMLN के लोग कह रहे हैं, नजम सेठी साहब ने कहा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब उन्हें इमरान खान साहब से यह खौफ है कि कल को इमरान खान साहब आ गए तो पता नहीं क्या कर देंगे, लिहाजा उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर दी है। आइन की इस तरह की शिकें मंजूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए वो महफूज हो जाएं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक। ये तो मेरा रब जानता है ना, हिफाजत तो मेरा अल्लाह करता है। वो हुजूम में तन्हा आदमी की हिफाजत करता है, वो पत्थर में कीड़े की हिफाजत करता है, और अगर वो किसी की हिफाजत ना करे ना तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है,
مجھے وہ یاد آ گئی, آپ اونٹ پہ سفر کر رہے تھے اور آپ کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے چھوٹی عمر کے. آپ نے انہیں کہا کہ لڑکے میری بات سنو غور سے, کہ ساری دنیا مل کر تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی اگر رب نہ چاہے تو, اور ساری دنیا مل کر تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی اگر رب نہ چاہے تو. اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ میرے رب کی چاہت سے ہوتا ہے جو آتا ہے. یہ ضیاء الحق کا بھی پلان تا حیات تھا, پھر اس کے ساتھ کیا کام ہوا. یہ تا حیات قسم کے واحیات پلان پاکستان میں بہت دفعہ بنے, ہم نے بہت بنتے ہوئے دیکھیں, اور نئی کمانڈ پوسٹ کا ایک قیام کر دیا گیا, ایک نئی کمانڈ پوسٹ بنا دی گئی. یعنی یہ اختیارات جو ہیں وہ اب آرمی چیف کو مل گئے ہیں, یہ والے بھی. وزیر اعظم چیف آف آرمی سٹاف جو بیک وقت چیف ڈیفنس فورسز کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیں گے کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا کمانڈر پاکستان آرمی کے افسران میں سے تعینات کریں گے, اور اس کی تنخواہ اور مراد کا تعین بھی وزیر اعظم کریں گے. یعنی یہ جو ایٹم بم جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ عہدہ ہے, بہت, یعنی آرمی چیف کے بعد ایک بہت اہم ترین عہدوں میں سے ایک عہدہ ڈی جی آئی ایس آئی کا ہوتا ہے, اور ایک یہ عہدہ ہے, اور یہ عہدہ ہوتا ہے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا. کمانڈر کے جو کمانڈ ہوتی ہے اس کا یہ عہدہ ہوتا ہے. اس کو بھی آرمی چیف نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ ان کی اپروول کے بغیر یا ان کی تجویز کے بغیر یا ان کی سفارش کے بغیر وزیر اعظم کسی کو تعینات کر نہیں سکتا. یہ بندہ وزیر اعظم اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا. یہ اختیار بھی آرمی چیف نے اپنے پاس رکھ لیا, اور اس کی تنخواہ اور مراد کا تعین بھی وزیر اعظم کریں گے. اچھا, نمبر 3 اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اعلیٰ فوجی رینک رکھنے والوں کے لیے عمر بھر کی مراد, یعنی جن کے اعلیٰ فوجی رینکس ہیں نا, جیسے فیلڈ مارشل ہو گیا, جیسے اس قسم کے اور عہدیدار ہو گئے, ان کی جناب جو مراد ہے ان کو ساری زندگی ملتی رہیں گی, وہ ختم نہیں ہوگی. جب تک یہ زندہ رہیں گے ان کی موجیں لگی رہیں گی, ان کی تنخواہیں, ان کی یہ چیزیں ساری ان کو ملتی رہیں گی, مراد ان کو ملتی رہیں گی. پھر وہ افسران جنہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہو, یا مارشل آف دی ایئر فورس کا عہدہ دیا گیا ہو, یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے عہدے پہ. اچھا, یہ عہدے نارملی ملتے نہیں ہوتے. فیلڈ مارشل کا عہدہ یہ جنگ کے بعد ملتا ہوتا ہے. اگر کسی کو آئندہ کسی آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ چاہیے ہوگا تو اسے ایک جنگ کرنی پڑے گی پاکستان کی کسی ملک کے ساتھ, یا تو افغانستان کے ساتھ جنگ کر لے. اب اس عہدے کے اندر اتنی پرکشش چیزیں رکھ دی گئی ہیں, پہلے میں آپ کو بتا دوں ہے کیا, پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ جنگ کیوں کرنی پڑے گی آنے والے آرمی چیفوں کو. اچھا, اس میں وہ کہتے ہیں جی ترقی دی جائے گی, اپنے رینک, مراد اور یونیفارم تا حیات تک ان کے برقرار رہیں گے. اور اس میں جو صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے پاکستان میں, جو خواتین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ ایک سابق وزیر اعظم ہے جو اس کے ساتھ اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا گیا, جیسے انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں, آوازوں کو دبایا جا رہا ہے. خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں. پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, پھر مجھے آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتانی ہے. یہ وہ چیز ہے جو ابھی شروع کر دی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کو بہت بڑھایا جائے گا, اور ایک نیا پروپیگنڈا پاکستان کے اندر لانچ ہوگا. وہ کیا ہے, کس طرح کیا جائے گا, اور اس کو آگے کیسے لے کر چلیں گے, اس کے لیے کس قدر انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ جو سوچے سمجھے انداز میں, یعنی آپ جانتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے, لیکن پھر بھی آپ بددیانتی سے اس کو کرتے ہیں. میں وہ چیز آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن پہلے کچھ خبریں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو چھپا ہوا ہے ایکسپریس نیوز پر. ایکسپریس نیوز پہ جو عمران خان کا سٹیٹمنٹ چھپا ہے وہ میں ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ ان کی بہن جو گئی تھی ملنے کے لیے, دونوں بہنیں گئی تھیں, ان بہنوں سے بات چیت کر کے انہوں نے جو بات کی وہ باہر آ کے رپورٹ ہوئی ہے. عمران خان نے کہا کہ مدر آف آل ریگنگ یہ تھی کہ پارٹی کو ختم کرنا, بیٹ کا نشان لے لینا, انتخابی جلسوں تک کی اجازت نہ دینا. مدر آف آل ریگنگ بند ہونی چاہیے, دنیا کے سامنے مزید تماشا نہ بنائے, جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دے کر عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. یہ اپنی بہنوں سے علیمہ خان سے اور عظمیٰ خان سے ملاقات میں عمران خان صاحب نے بات کہی ہے. انہوں نے میڈیا کے سامنے ساری بات چیت پیش کی اور انہوں نے کہا کہ مدر آف آل یو ٹرنز نے, یعنی عمران خان صاحب نے اپنی بہنوں کو جو بات کی انہوں نے باہر آگے بتایا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مدر آف آل یو ٹرنز نے ووٹ کو عزت دو کے بجائے بوٹ کو عزت دے دی. مدر آف آل سلیکشن یہ تھا کہ کرمنلز کے کیس ختم کر کے بانی پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیے اور 32 سال کی سزا دے دی. اور پری پول ریگنگ اور الیکشن ڈے ریگنگ یہ تھا کہ عوام اور ووٹر کو اپنے نمائندے چننے کی اجازت نہ دی گئی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب نے بولی, کچھ اور باتیں بھی ہیں وہ کر رہے ہیں تو وہ ریپیٹیشن ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ اسی چیز کے لیے خبردار کیا ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے, جس کے بارے میں فچ نے بھی خبردار کیا. عالمی ریٹنگ ایجنسی ہے, دنیا کی ٹاپ 3 ایجنسیز میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ عالمی ادارے بھی کہہ رہے ہیں, صحافی بھی یہی بات کر رہے ہیں, جتنے لوگ اکانومی کو سمجھتے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کے تحت ہماری کامیابی کے نتائج جاری نہیں کیے جاتے تو IMF کا پروگرام متاثر ہوگا. اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, اس کو آپ سمجھیے کہ پولیٹیکلی پاکستان سٹیبل نہیں ہوگا. لوگوں نے ووٹ ڈالا کسی اور کو اور حکومت بن جائے گی کسی اور کی, یعنی نواز شریف کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا,
وہ बेचारे मुश्किल, पीटीआई तो क्लेम करती है 17-18 सीटें जीते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे में अगर वो बहुत भी जीते होंगे तो कितनी 30-35 जीत गए होंगे, क्योंकि उनकी तो हालत ही बहुत पतली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी नशिस्तें छीनी हैं, पीएमएलएन ने टोटल इतनी जीती नहीं है धांधली करके। तो अगर किसी और की हुकूमत बना दी गई जिसको लोगों का एतमाद हासिल ना हुआ तो मुल्क कैसे चलेगा? जब इकोनॉमी नहीं चलेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो आईएमएफ का कोई भी प्रोग्राम होगा वो काम नहीं करेगा, और आईएमएफ की कुछ शराइत होती हैं वो सख्त होती चली जाएंगी और आप उन शराइत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। बुशरा बीबी के हवाले से बार बार खबरें आती रहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको खाने में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसकी वजह से वो सफर कर रही हैं। तो इस पे तो अब गवर्नमेंट ही देख सकती है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जेल की इंतजामिया है या हुकूमत को ये देखना पड़ेगा कि साबिक खातून अव्वल अगर खतरे में है या उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो उनको मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। और उसके अलावा उनकी एक दरखास्त भी पेंडिंग है कि हमें जेल में भेजा जाए, यानी मैं जेल में रहना चाहती हूं, मैं बनी गाला के अंदर नहीं रहना चाहती, वहां पे उनको नजरबंद किया हुआ है। अब इससे पहले कि मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट की तरफ जाऊं, लेकिन मैं आपको जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो रही है पाकिस्तान में उसके बारे में बता दूं। इसको शुरू कर देते हैं इरफान सिद्दीकी साहब के एक बयान से। इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा? इरफान सिद्दीकी का यह कहना है कि 2018 में भी धांधली हुई थी, 2024 में भी धांधली होगी। उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ 2018 में अंदर थे और उनका यह कहना है कि इमरान खान 2024 में अंदर है। उनका यह कहना है कि ये चीजें तो पहले भी होती रही तो आज भी हो गई हैं। तो ये छोटा मोटा चलता रहता है, यानी वो इस किस्म के जुमले बोल रहे हैं, यानी वो सेब को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब जरा कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा, ये प्रोपेगेंडा आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। आपके कुछ सहाफी भी अब ये कहना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता कि जनाब 2018 में भी हुई थी, 2024 में हुई तो क्या हो गया। तो जरा इनका फर्क आप जान लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो किस तरीके से सहाफती बदयांती कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बदयांती इसको कहते हैं, वो कर रहे हैं। मैं कुछ नुक्ते आपके सामने रख देता हूं। यानी नून लीग को धांधली करके हराया गया था, उनका ये कहना है। कितने ऐसे बंदे थे नून लीग के जिनको गायब कर दिया गया, जो मंजर आम से गायब हो गए और वापस आकर उन्होंने कहा नवाज शरीफ बहुत गंदा आदमी है, हम नवाज शरीफ को छोड़ रहे हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया गलत है, लिहाजा हम नवाज शरीफ को छोड़ के पीएमएलएन के साथ हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर रहे हैं। हमने तो एक भी नहीं सुना। हमने तो जब सुना वो यही सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये स्टेटमेंट पिछले 2 साल से उनके लोग गायब होते हैं, आकर दे देते हैं। जीते हुए रिजल्ट्स इतने बड़े पैमाने पर कभी तब्दील नहीं किए गए जितने बड़े पैमाने पर अब नताइज तब्दील हुए हैं। यानी 2018 में ये कहते हैं जी आरटीएस बैठ गया था, लेकिन आरटीएस बैठने से आरटीएस के उठने तक नताइज का फर्क कोई इतना बड़ा नहीं था। 2018 के तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि इमरान खान अक्सरियत के साथ हुकूमत बना लेंगे, वो सादा अक्सरियत ले लेंगे, उनकी पाकिस्तान में मेजॉरिटी आ रही है। तमाम सर्वे ये कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को सादा अक्सरियत नहीं मिली। और उसके बारे में इमरान खान साहब उस दौर में शिकवा भी करते थे कि हमारी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमें जीतनी चाहिए थी लेकिन हमें नहीं मिली, और कुछ जगह से उनको हैरत होती थी कि यहां से हम जीत गए। यानी उस वक्त भी इमरान खान साहब को ऐसे मैनेज किया गया कि कुछ भी करके सादा अक्सरियत ये ना ले सके और एक कमजोर हुकूमत बने। आज सारे सर्वे क्या कह रहे हैं? आज तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि इमरान खान जीत रहा है, बड़े पैमाने पर जीत रहा है। यानी 2018 के सर्वे नवाज शरीफ को हरा रहे थे, वो हार गए, कोई अचंभे की बात नहीं थी। 2024 के सर्वे इमरान खान को जिता रहे थे, वो हार गए, ये अचंभे की बात है। ये अलग चीज है, ये 2018 में नहीं हुआ, ये 2024 में हुआ है। बंदों की वफादारियां तब्दील करना 2018 में नहीं हुआ, 2024 में हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो गिरफ्तार हुए वो बदनामे जमाना केस था उनका, पनामा वाला, अकामा वाला, आज तक वो उसके जवाब नहीं दे सके, अभी तक नहीं दे सके। यानी हालात ये हैं कि अभी भी जब वो इन मुकदमात से निकले तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर निकले हैं। आज भी हमें नहीं पता कि एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स कैसे बने थे और मियां साहब के बाद ये प्रॉपर्टीज कैसे आई थी, वो आज तक जवाब दे ही नहीं सके। और जो जवाब उन्होंने दिए थे, जाली दस्तावेजात, वो अदालत में पकड़ी गई थी। कागजात नामजदगी नवाज शरीफ के कितने बंदों से छीने गए थे, कोई याद है आपको? एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीने गए हैं। कागजात नामजदगी नवाज शरीफ के कितने बंदों के मुस्तरद हुए थे, याद है आपको? पीटीआई के तारीखी नौयत के सबसे ज्यादा मुस्तरद हुए हैं। नून लीग 2018 में जलसे भी कर रही थी, जुलूस भी निकाल रही थी, रैलीज भी कर रही थी, बैनर्स भी लगा रही थी, झंडे भी लगा रही थी और पोस्टर्स भी लगा रही थी। क्या ये तमाम चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इंतखाबात में कर सकी? नून लीग के तमाम लोगों को टेलीविजन के ऊपर आने की इजाजत थी 2018 के इंतखाबात में। सारे आते थे टीवी पे, अपनी बात करते थे, अपनी कैंपेन सामने रखते थे।